नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे एजुकेशन में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने चट्टान से रिलेटेड कुछ चीज़ें जानने का प्रयास किया था। एक बेसिक जानकारी चट्टानों को लेकर के हमने इकट्ठा किया था। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो चट्टानों के टाइप्स के बारे में, जैसे कि आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान या रूपांतरित चट्टान, जो हमने कल के क्लास में वही बताया था। तो उसी से रिलेटेड आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो आग्नेय चट्टान के ऊपर रहेगा, इग्नियस रॉक के ऊपर रहेगा। हम लोग उसके विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। आखिर आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है और इसके निर्माण होने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, हमारे पूरे जीवन पर क्या फायदे हो सकते हैं। और आग्नेय चट्टान को भी कई भागों में डिवाइड किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर अलग से, रासायनिक संरचना के आधार पर अलग से। हमने कल बताया भी था कि एक आंतरिक आग्नेय चट्टान होता है, एक बाह्य आग्नेय चट्टान होता है, एक अम्लीय आग्नेय चट्टान, एक क्षारीय आग्नेय चट्टान। ये दोनों उत्पत्ति और रासायनिक संरचना के आधार पर इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा देर ना करते हुए इन सारे टॉपिक्स को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो क्लास को शुरू करें। देखिए, सबसे पहले चीज आज का जो हमारा टॉपिक है वो बस एक ही चट्टान के बारे में होगा, आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान के बारे में, यानी इग्नियस रॉक के बारे में। ठीक है, इग्नियस रॉक ये क्या होता है? देखिए, सबसे पहली चीज ज्वालामुखी। देखिए, आग्नेय चट्टान जो है इसका निर्माण जब ज्वालामुखी के द्वारा जब मैग्मा बाहर निकलता है, ठीक है, तो मैग्मा या तो वो पहले, देखिए मैग्मा का जब निर्माण हो रहा था उस समय क्या हुआ था, जो भी चट्टान थे या फिर जो भी अवशेष थे या जीवाश्म थे, क्या क्या चीज़ें पृथ्वी के ऊपर जो भी अवशेष थे, जो बचे हुए चीज़ें थी या जीवाश्म थे। देखिए, जीवाश्म में क्या होता है, अवशेष जो भी बचा हुआ चीज़ है, जैसे कि जो डिस्ट्रॉय हो गया वो बच गया, वो रह गया। ठीक है, जैसे ये पेन है, ठीक है, तो ये पेन अब खराब हो चुका है, डेड हो चुका है, तो इसको वैसे ही मतलब कचरे में फेंक देंगे या फिर जमीन के अंदर डाल देंगे, तो वो अवशेष हो गया ना, ये बचा हुआ चीज़ है। ठीक है, ये बोर्ड है, ये मान लेते हैं डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसको रख देंगे कहीं पर, तो वो डिस्ट्रॉय हो गया, उसको बहुत सारे हजारों साल लगेंगे, वो अवशेष के अंदर गिनती होता है इसका। कोई भी वस्तु है अवशेष के अंदर आ गया। ठीक है, या फिर जीवाश्म उसको कहते हैं जो जीवों का अंश हो, यानी जीव जो मर गए या फिर डिस्ट्रॉय हो गए, उनका जो अंश होता है, उनका जो अवशेष होता है जीवों का, उसको जीवाश्म कह रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए, जो अवशेष होते थे, जो जीवाश्म होते थे, वो जब पृथ्वी की उत्पत्ति के टाइम की बात कर रहे हैं, तो जब अवशेष या फिर जीवाश्म ये लोग क्या हो गए, धीरे धीरे जब पृथ्वी का उत्पत्ति हो रहा था तो ये लोग जल गए। ठीक है, रिएक्शन होने की वजह से ये लोग में, मतलब ये लोग आग के लपेटे में आ गए और ये अवशेष और जीवाश्म दोनों जल करके मतलब मिल गए, पूरा मैग्मा के अंदर मिल गया। ठीक है, मैग्मा जनरली देखिए आग की तरह ही होता है मैग्मा। अंग्रेजी में भी मैग्मा ही होता है, हिंदी में भी मैग्मा होता है। ठीक है, तो देखिए मैग्मा लिख दिया है, कोई मैग्मा। ठीक है, तो मैग्मा के अंदर अवशेष और जीवाश्म दोनों जल करके मतलब मिल गए, मैग्मा के अंदर ही मिल गए, और एक लिक्विड के फॉर्म में आग का लपेटा जो होता है आग के जैसा, वो लिक्विड के फॉर्म में पृथ्वी के अंदर यानी भूगर्भ के अंदर सॉरी भूगर्भ में क्या हो गया कि वो स्थित होने मतलब रहने लगा। कौन? मैग्मा। अब यदि मैग्मा उसके अंदर रह रहा है तो आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होगा? तो देखिए, मैग्मा जब बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिस जगह पर मतलब मैग्मा खोलते हुए रहता है, हम आपको दिखाए भी थे फिगर, तो जब खोलते हुए रहता है तो वो आग का लपेटा होता है ना, वो जब ऊपर की ओर आता है, ज्वालामुखी के द्वारा जब ऊपर की ओर आता है, तो वो या तो पृथ्वी की सतह पर आ जाए या पृथ्वी की सतह के नीचे रहे। ठीक है, दो कंडीशन बनेगा। तो जैसे पृथ्वी की सतह पर आता है, ठीक है, या पृथ्वी के सतह के नीचे ही रहे, लेकिन वो जब ठंडा हो जाता है और धीरे धीरे वो मतलब ठोस अवस्था ले लेता है, यानी जमने लगता है। कोई भी चीज़ को ठंडा कर दीजिएगा, ज़्यादा ठंडा करिएगा तो वो जम जाता है। ठीक है, अब देखिएगा जब लोहा पिघला हुआ होता है, ठीक है, पूरा लोहा यदि आप पिघला दें या फिर सोना जो होता है उसको पिघला दें, तो वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। जैसे उसको ठंडा कर दीजिएगा वो फिर ठोस अवस्था में चला जाता है। तो जब मैग्मा ठोस अवस्था में बन जाता है
ठीक है, या फिर वो पृथ्वी की सतह के नीचे हो या पृथ्वी की सतह के ऊपर हो। यदि वो ठंडा हो गया तो वो आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है, उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं आग से बना हुआ चट्टान होता है, मैग्मा से बना हुआ चट्टान होता है, तो इसको आग्नेय चट्टान कह रहे हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक कहते हैं इसको। क्लियर है? अब देखिए, इसको जनक सेल या प्राथमिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के टाइम ही इसका निर्माण हुआ था। क्लियर है? पृथ्वी की उत्पत्ति के टाइम ही इसका निर्माण हुआ था, इसलिए इसको प्राइमरी सेल भी कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक चट्टान या फिर जनक सेल। ठीक है, दोनों इसका नाम होता है। इसको इन दोनों नामों से भी, उपनाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? अब देखिए, इसकी यदि हम विशेषता की बात करें, आग्नेय चट्टान की विशेषता की बात करें, ठीक है, विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हम, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको विशेषता को ना पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं ताकि जल्दी समझ में आ जाए हमको। ठीक है, ज़्यादा मतलब कंफ्यूजन ना हो, पॉइंट बाय पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आग्नेय चट्टान का जो स्वरूप होता है, जो प्रकृति होता है, वो कैसे होता है। एक तो वो स्थूल होता है। ठीक है, स्थूल मतलब मोटा होता है। ठीक है, मोटा जैसा होता है। ठीक है, दूसरा वो कठोर होता है। ठीक है, उसका जो संगठन होता है वो कठोर होता है। उसके अंदर का जो कण होता है, रवा जो होता है, जो क्रिस्टल के जैसा होता है, वो क्या होता है, आपस में जब जुड़ता है तो बहुत ही मजबूती से जुड़ता है। छोटे छोटे कण है वो आपस में जुड़े हुए हैं, वो बहुत ही मजबूती से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो वो कठोर, इसका संगठन कैसा होता है, कठोर संगठन होता है। ठीक है, कठोर संगठन होता है। कठोर संगठन होने की वजह से क्या होता है, अब ये बहुत ही ज़्यादा कठोर है तो जाहिर सी बात है, कठोर है तो इसका अपर्दन नहीं होगा। अपर्दन होने में मतलब होगा, बहुत ही समय लगेगा इस पर। जैसे देखिए, कोई भी चीज़ ज़्यादा मतलब मजबूत है, जैसे ये मान लेते हैं ये ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, तो इसको तोड़ने के लिए, अपर्दन करने के लिए क्या होना पड़ेगा, पहले तो इस पर टेम्परेचर का प्रहार करना पड़ेगा, जो तापमान है उसका प्रहार करना पड़ेगा, और दूसरा प्रेशर का। ठीक है, तो दाब और तापमान दोनों इस पर काम करेगा अपर्दन करने के लिए। यानी यदि हम इस पर दाब का प्रहार करेंगे और तापमान का, तो दाब और तापमान का जब हम प्रहार करेंगे तब जा करके ये जो कठोर सेल है, सेल पत्थर को ही कह रहे हैं ना, चट्टान को, तो जो कठोर चट्टान है वो टूट सकता है जो उस पर प्रेस ज़्यादा करेंगे और उस पर टेम्परेचर का प्रहार करेंगे। आप देखिएगा, लोहा जो होता है, लोहा ऐसे मतलब बहुत ही मोटा लोहा है। ठीक है, बहुत ही मोटा लोहा है, उसको ऐसे तोड़ नहीं सकते आप। लेकिन जैसे उसको आप टेम्परेचर से प्रहार कीजिएगा, टेम्परेचर उसको बहुत ही ज़्यादा गर्म कर दीजिएगा, तो आप देखिएगा पिलास से या फिर कोई भी चीज़ से, कोई इंस्ट्रूमेंट से जो है उसको ऐसे करके मोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो जब उसको मोड़ देंगे, कुछ वैसे कोई भी इक्विपमेंट लिए, कोई भी उपकरण लिए और उसको ऐसे करके मोड़ देंगे। जैसे मान लेते लोहा है, ऐसे मोड़ेंगे तो नहीं मोड़ेगा, लेकिन जैसे इसको टेम्परेचर से पिघला देंगे, इसको कमज़ोर करेंगे टेम्परेचर से, और फिर इसको प्रेस करके, मतलब ये दबा रहे हैं ना, दबा करके ऐसे इसको ऐसे पकड़ेंगे, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, इसको मतलब इसको चेंज कर सकते हैं, इसके आकार को, इसको तोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, कोई भी कठोर चट्टान हो, कोई भी हो, कठोर चट्टान हो, कठोर आदमी हो, कोई भी हो, उस पर प्रेशर दे करके, ठीक है, दबाव दे करके और टेम्परेचर दे करके उसको तोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से इसका अपर्दन हो सकता है। ठीक है, इसका अपर्दन इस तरीके से होता है। लेकिन आप इतना जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये ज़्यादा कठोर है, इसलिए इसका दाब और तापमान ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, हल्का में नहीं होगा। ठीक है, तो पहला क्वालिटी तो इसका ये है कि एक स्थूल है, कठोर इसका संगठन है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, ये जीवाश्म रहित होता है। ठीक है, इधर ही लिखते हैं। देखिए, ये क्या होता है, जीवाश्म रहित होता है और परत रहित होता है। यहीं पर लिख देते हैं, परत रहित होता है। देखिए, परत रहित और जीवाश्म रहित कहने का मतलब क्या है। देखिए, परत नहीं होता है, इसका मतलब इन चट्टानों में, आग्नेय चट्टान में परत नहीं होता है। जैसे
परत क्या होता है? आप प्याज को छिलिएगा तो देखिएगा एक लेयर हटा है, दूसरा लेयर आ जाता है, फिर दूसरा लेयर हटा है, फिर तीसरा लेयर आ जाता है। ऐसा होता है ना प्याज को लेकर के। तो उसी तरीके से आग्नेय चट्टान में ऐसा कोई लेयर नहीं होता, आप एक हटाइए तो दूसरा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा हटेगा, उसमें परत नहीं होता, परत बाई परत चिपका हुआ नहीं होता चट्टान, ठीक है। जैसे आप खाजा खाओगे या फिर उस तरीके से, तो उसमें परत होता है, ठीक है, परत बाई परत, एक को हटाए दूसरा परत आ जाएगा, दूसरा को हटाए तीसरा रहेगा, इस तरीके से। लेकिन ये आग्नेय चट्टान में परत नहीं होता, ठीक है, आग्नेय चट्टान के अंदर परत नहीं होता है, ठीक है, परत रहित होता है। ये चीज़ें हो गए। और इसका एक डिजाइन की बात करें तो ये जीवाश्म रहित होता है, जीवाश्म का अभाव रहता है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने बताया जीवाश्म अवशेष ये सब क्या होता है, जल करके मैग्मा में मिल जाते हैं, जल जाते हैं। तो जल ही गए, मतलब आग से खत्म हो गए, तब इसमें जीवाश्म रहेगा ये कहाँ, वो तो जल गए। तो जीवाश्म का अभाव होता है इनके अंदर। क्लियर है? तो आग्नेय चट्टान के अंदर ये सारे जो है विशेषताएं हैं इसके। तो ये तो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट में ये विशेषता है, मोटा होगा, कठोर होगा इसका संगठन, परत रहित होगा, जीवाश्म रहित होगा, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए जब इसके अंदर जीवाश्म नहीं है, जाहिर सी बात है। दूसरा पॉइंट में आप देख सकते हैं, अब यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, दूसरा पॉइंट में आप देख सकते हैं कि जब जीवाश्म नहीं है, ठीक है, जीवाश्म रहित है आग्नेय चट्टान, तो जाहिर सी बात है और उसके अंदर खनिज तेल नहीं होगा, ठीक है। खनिज तेल कहां से निकलता है? खनिज तेल जीवाश्मों की वजह से ही निकलता है ना। खनिज तेल जो होता है वो हजारों साल से जो जीवों का अंश होता है, वो दवा होता है, उसी के अंदर से खनिज तेल निकलता है, ठीक है, तेल निकलता है। फिर प्राकृतिक गैस निकलता है, जो नेचुरल गैस होता है, प्राकृतिक गैस वो निकलता है कहाँ से? जीवाश्मों के अंदर से। अब जीवाश्म है नहीं तो इस चट्टान से खनिज तेल, प्राकृतिक गैस नहीं निकलेगा, कोयला नहीं निकलेगा। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो, जैसे हम ये कह सकते हैं, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो मतलब नहीं निकल सकते। कौन सा चीज? जो जीवाश्मों पर आधारित खनिज होता है, यानी वैसा खनिज जो जीवाश्मों की वजह से निकलता है, वो खनिज नहीं निकलेगा आग्नेय चट्टान के अंदर से। क्लियर है? क्योंकि उसमें जीवाश्म नहीं होता है। क्लियर बात है? अब देखिए तीसरा पॉइंट, यदि हम आपको ये बता दें, तीसरा पॉइंट में समझते हैं कि इसमें जो खनिज बनते हैं, ये जो आग्नेय चट्टान है, इसके अंदर जो खनिज होते हैं वो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होते हैं, बहुमूल्य होते हैं, महंगे खनिज का निर्माण होता है इसके अंदर से। क्यों महंगे खनिज का निर्माण होता है? देखिए जो आग्नेय चट्टान है, इन चट्टानों के अंदर कौन कौन से खनिज हो सकते हैं, या फिर ये कौन कौन से खनिजों के चट्टान बने होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले लोहा। लोहा एक बहुमूल्य जो है खनिज है, लोहा, ठीक है। दूसरा निकेल, ठीक है, और भी है, कई सारे हैं, आप देख सकते हैं। तांबा है, ठीक है, जस्ता है, सीसा है, क्रोमाइट है, कई सारे हैं। ऐसे कई सारे जो है मतलब बहुमूल्य पदार्थ, बहुमूल्य खनिज आग्नेय चट्टानों के अंदर से निकलते हैं। क्लियर है? ऐसे और भी है। सोना आप कह सकते हैं, सोना आग्नेय चट्टान का ही मतलब एक खनिज है, सोना, ठीक है। फिर मैग्नीज को कह सकते हैं, मैग्नीज, ठीक है। और भी कह सकते हैं। एक और प्लेटिनियम का नाम आप सुने भी होंगे शायद, प्लेटिनम, प्लेटिनियम नहीं, प्लेटिनम, ठीक है। तो ये सारे जो और भी लिख सकते हैं, कितना लिखा जाए छोड़िए। देखिए तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट मतलब बहुमूल्य खनिज हैं, ये आग्नेय चट्टानों के अंदर से ही निकलते हैं। क्लियर है? इन्हीं के मिलावट से हम बताए थे खनिजों के मिल करके बनते हैं क्या? चट्टान। और कई बार क्या होता है कि एक ही खनिज के द्वारा दो या दो से ज़्यादा जो खनिज होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो चट्टान का निर्माण करते हैं। क्लियर है? और ये भी हमने बताया था कि कई बार क्या होता है कि एक ही खनिज पूरा बड़ा होता है
वो एक ही खनिज के द्वारा चट्टानों का निर्माण भी होता है। जैसे कि सोना हमने बताया था, चांदी बताया था, ग्रेफाइट बताया था, ये सब एक ही जो है चट्टान से एक ही खनिज से पूरा चट्टान का निर्माण होता है इसका। ठीक है, तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, और भी यदि इसकी विशेषताएं की बात करें तो आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि पहला ये तो कठोर होता ही है। ठीक है, ये कठोर शैल होता ही है, आग्नेय चट्टान कठोर होता ही है। दूसरा रवेदार भी होता है। ठीक है, क्रिस्टल के रूप में, कण के रूप में, कण जो होता है ना, छोटा छोटा कण या बड़ा कण भी हो सकता है, छोटा कण भी हो सकता है, ज्यादा छोटा नहीं होता, बड़ा बड़ा कण होता है, तो वो रवेदार उसको कहते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो कण आपस में मिलते हैं और वो चिपके होते हैं बहुत ही मजबूती से। ठीक है, इसलिए वो कठोर बन जाते हैं। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान के ये विशेषताएं हैं, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अब यदि हम बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की, ठीक है, इग्नियस रॉक का जो क्लासिफिकेशन है उसकी बात करें, वर्गीकरण की यदि हम बात करें तो देखिए ज्वालामुखी जब ज्वालामुखी से जब निकलता है मैग्मा, तो हमने बताया जब पृथ्वी की सतह पर आता है तो वो लावा के रूप में उसको कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर जो मैग्मा आ गया उसको लावा कहते हैं, और पृथ्वी के नीचे है तो उसको मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, जो आग का लपेटा है उसको। तो लावा जब ठंडा होकर के जब जम जाता है, ठोस अवस्था का रूप ले लेता है, तब वो चट्टान का निर्माण करता है। क्लियर है? और जब मैग्मा यानी कि पृथ्वी की सतह के अंदर जब मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होकर के ठोस अवस्था का रूप लेता है, जम जाता है, तब वो चट्टान का निर्माण करता है नीचे। तो मैग्मा या तो बाहर जाए या अंदर जाए। जब वो जमता है तो जमने के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, और वो किस तरीके से है आप यहां पर समझ सकते हैं। देखिए आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण यदि हम करें, आग्नेय चट्टान, देखिए इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग हो सकता है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, एक भाग हो सकता है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, दूसरा भाग हो सकता है रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर। ठीक है, तो एक तो इसका ओरिजिन, बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर, और दूसरा केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर। तो कैसे आप कर सकते हैं? उत्पत्ति के आधार पर भी दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आंतरिक आग्नेय चट्टान, ठीक है, और दूसरा होता है बाह्य आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो देखिए आंतरिक का मतलब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, और एक होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। आप समझ सकते हैं, बस शॉर्ट में ले देते हैं। ठीक है, देखिए तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, इसके बारे में बात करेंगे। यानी देखिए उत्पत्ति के आधार पर ये दो भागों में बांटा गया है। इसको भी आंतरिक आग्नेय चट्टान को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है पातालीय आंतरिक आग्नेय चट्टान, और एक होता है मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय चट्टान। ये दो है, इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं अर्थी। ठीक है, अर्थी, और इसको इंटरमीडिएट कह सकते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट। तो एक होता है अर्थी और एक इंटरमीडिएट। यहां पर आप देख सकते हैं
ठीक है। आंतरिक आग्नेय चट्टान के अंदर पातालीय और मध्यवर्तीय आंतरिक आग्नेय चट्टान दो है, और ये बाह्य आग्नेय चट्टान। और इसमें रासायनिक संरचना के आधार पर हम लोग समझते हैं, तो इसको भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है अम्लीय आग्नेय चट्टान और दूसरा क्षारीय आग्नेय चट्टान, ठीक है। इसमें दो तरीके, एक एसिड बेस पर होता है, एक बेस पर होता है, ठीक है। एसिड और बेस दो तरीके से आग्नेय चट्टान वहां पर है। क्लियर है? तो इन सारे को समझते हैं अभी तुरंत, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप बस समझ लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये सब समझ में आ जाए। देखिए, आग्नेय चट्टान को हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रासायनिक संरचना के आधार पर। क्लियर है? उत्पत्ति के आधार पर भी दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, एक आंतरिक आग्नेय चट्टान जो अंदर रह जाता है, ठीक है, अब बाह्य जो बाहर निकल गया। आंतरिक आग्नेय चट्टान को भी दो भागों में, पातालीय और मध्यवर्तीय भागों में, और रासायनिक संरचना के आधार पर अम्लीय और क्षारीय के आधार पर। क्लियर है? अम्लीय एक आग्नेय चट्टान और एक क्षारीय आग्नेय चट्टान। क्लियर है? तो ये आग्नेय चट्टान का एक थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है, इसका वर्गीकरण है। अब इसको बारी बारी से समझते हैं। देखिए, यहीं पर समझ लें क्या, देखिए यहीं पर समझते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर, यानी जब इसका ओरिजिन हो रहा था आग्नेय चट्टान का, उसी समय क्या हुआ कि आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान दो तरीके के चट्टान बने। तो आंतरिक आग्नेय चट्टान उनको कह रहे हैं जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के अंदर ठोस अवस्था में तब्दील हो जाता है, यानी जो लिक्विड के फॉर्म में, जो द्रव के फॉर्म में जो मैग्मा होता है, वो मैग्मा जब पृथ्वी की सतह के अंदर यानी भूगर्भ में ही ठंडा होकर के जम जाता है, ठोस बन जाता है और वो चट्टान का रूप ले लेता है, तो उसको कहते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टान। क्लियर है? इसमें दो तरीका होता है, एक पातालीय और दूसरा मध्यवर्तीय। तो पातालीय उसको कहते हैं, देखिए तीन कंडीशन बनाते हैं। ये मान लेते हैं ये पृथ्वी का सतह है, ठीक है, ये क्या है, ये पृथ्वी का सतह है, और ये एक लास्ट पॉइंट है जहां पर मैग्मा, मतलब यहां ये लास्ट पॉइंट है जहां पर मैग्मा क्या हो रहा है, ठोस अवस्था में तब्दील हो रहा है नीचे की तरफ। कहां तक? नीचे की तरफ। ये पृथ्वी का सतह है जिस पर हम लोग रहते हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग रहते हैं। क्लियर है? ये पृथ्वी के अंदरूनी भाग है। तो मैग्मा जब सबसे लास्ट पॉइंट पर यहां पर जब जमता है ना, इस एरिया में, तब इसको कहते हैं पातालीय, सबसे गहराई में जब चला जाता है, ठीक है, तो इसको पातालीय आग्नेय चट्टान। जब गहराई में मैग्मा चला जाए और वहां पर ठंडा हो जाए, वहां पर ठोस अवस्था वो ले ले, तो उसको कहते हैं पातालीय आंतरिक आग्नेय चट्टान। क्लियर है? और जब ये पृथ्वी की सतह और ये पातालीय के बीच में यदि इस एरिया में आग्नेय चट्टान जब, मतलब मैग्मा जब इस एरिया में ठोस अवस्था में बनता है, तो इसको कहते हैं मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। क्लियर है? मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय चट्टान इसको कहते हैं। क्लियर है? तो ये गहराई के स्तर पर जाए, यानी पाताल में, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, आकाश पाताल, उस तरीके से। तो पातालीय आग्नेय चट्टान, आंतरिक आग्नेय चट्टान, और ये मध्यवर्ती, ठीक है, मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय चट्टान, ये दो हो गए। आंतरिक आग्नेय चट्टान का आपको शायद समझ में आ गया होगा। पातालीय आग्नेय चट्टान कहने का मतलब, देखिए ये जब पृथ्वी के गहराई के स्तर पर जा करके जब मैग्मा ठंडा हो जाता है, ठोस अवस्था ले लेता है, तो वो चट्टान बनता है, तो उस चट्टान को पातालीय आंतरिक चट्टान, आंतरिक आग्नेय चट्टान कह रहे हैं। ठीक है, इसको एक और चट्टान के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मैग्मा धीरे नीचे होता है, तो इसका जो ठंडा होने का जो टाइम है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है, मंद गति से होता है। जो ठंडा होता है क्या, मैग्मा जो आग का जो लावा है वो जब ठंडा होता है तो वो धीरे धीरे ठंडा होता है। पृथ्वी के अंदर धीरे धीरे ठंडा होता है क्योंकि गर्मी ज़्यादा होता है पृथ्वी के अंदर, तो वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। तो धीरे धीरे ठंडा होने की वजह से इसका एक और नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं अभ्यंतरिक आंतरिक आग्नेय चट्टान। ठीक है, अभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान। क्लियर है, ये एक और नाम इसको दिया जाता है, ये एक उपनाम है। पातालीय आंतरिक आग्नेय चट्टान को अभ्यंतरिक आंतरिक आग्नेय चट्टान भी कह सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसका यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रेनाइट का आपने नाम सुना होगा, ग्रेनाइट।
ग्रेनाइट का आपने नाम सुना होगा, ग्रेनाइट एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। ग्रेनाइट बहुत ही ठोस अवस्था में होता है। एक और चीज, ये जो पातालीय आंतरिक आग्नेय चट्टान होता है बहुत ही कठोर होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है, ठीक है। देखिए इसका यदि हम ग्रेनाइट का यदि हम आपको फिगर दिखा दें, देखिए ये जो पत्थर आपको दिख रहा है ना, ये पत्थर आपको जो दिख रहा है, ये पत्थर ये ग्रेनाइट है, ठीक है। ये पत्थर जो आपको दिख रहा है ये ग्रेनाइट है, क्लियर है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से है। एक और पत्थर आपको दिखाते हैं, ये भी ग्रेनाइट ही है, ठीक है। इस पत्थर को भी जो आप देख रहे हैं ये रेड कलर का ग्रेनाइट है, क्लियर है। तो ये भी एक ग्रेनाइट है। तो पातालीय ग्रेनाइट को आपने शायद समझ लिया होगा। मध्यवर्ती जो आंतरिक आग्नेय चट्टान है, इसका भी यदि हम आपको फिगर दिखा दें, मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय चट्टान, देखिए मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, यदि हम आपको एग्जांपल बता दें तो इसमें होता है लेकोलिथ, ये सब चट्टान का नाम बता रहे हैं, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान का नाम लेकोलिथ, फिर डाइक, सील, फिर फैकोलिथ, ये सारे जो है ना, फैकोलिथ और भी है, कितना लिखा है, बैथोलिथ, जो भी है छोड़िए, एटीसी। तो ये जो चट्टाने हैं ये मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय चट्टान होते हैं, ठीक है। इसका भी यदि हम आपको फिगर दिखा दें तो आप देख सकते हैं। देखिए ये पृथ्वी का सतह है, ठीक है, ये पृथ्वी का सतह है। और यहाँ देखिए ये जो चट्टान आपको दिख रहा है ना, ये लेकोलिथ चट्टान है, ठीक है, ये लेकोलिथ रॉक होता है, क्लियर है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ये एक और आपको हम दिखाते हैं लेकोलिथ का ही फिगर, ये देखिए ये भी लेकोलिथ चट्टान ही है, ठीक है। ये जो चट्टान आपको दिख रहा है ये लेकोलिथ चट्टान का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे कई सारे हैं, लेकोलिथ, डाइक, सील, फैकोलिथ, बैथोलिक, ऐसे करके है। तो ये आप समझ सकते हैं, ये सब मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय चट्टान है, क्लियर है। अब समझते हैं, ये तो देखिए ये हमने बताया था आंतरिक आग्नेय चट्टान का पातालीय और मध्यवर्ती चट्टान के बारे में, ठीक है। अब समझते हैं, देखिए ये तो हमने ये बताया था। अब समझते हैं इसके बारे में कि बाह्य आग्नेय चट्टान क्या होता है। देखिए बाह्य आग्नेय चट्टान क्या होता है, ये शायद आपको बेसिक चीज़ है, ये तो शायद आपको ऐसे ही पता होगा। बाह्य आग्नेय चट्टान कहने का मतलब ये हुआ कि जो मैग्मा जब पृथ्वी की सतह के ऊपर आया तो लोग लावा उसको कह रहे, तो जो लावा जो है वो तेजी से ठंडा होने लगता है, क्योंकि बाहरी वातावरण थोड़ा सा पृथ्वी के अंदर के वातावरण से थोड़ा कम टेम्परेचर होता है इसका, ठीक है। पृथ्वी के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर होता है और बाहर कम टेम्परेचर होता है। तो ये बाह्य आग्नेय चट्टान जो है ये जल्दी ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने की वजह से क्या होता है कि अब जल्दी ठंडा हो रहा है तो ये मुलायम भी होता है, ज़्यादा कठोर नहीं होता, मुलायम होता है, ठीक है। ये ज़्यादा कठोर होता है, आंतरिक आग्नेय चट्टान ज़्यादा कठोर होता है, और ये ज़्यादा कठोर नहीं होता, मुलायम होता है। लेकिन फिर भी ये एक चट्टान का रूप लेता है, क्योंकि लावा जब ठोस अवस्था में तब्दील हो गया तो एक चट्टान का रूप ले लिया, ठीक है। और इस तरीके के चट्टान को बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं,
क्लियर है। तो बाह्य आग्नेय चट्टान का यदि आपको एक एग्जांपल बता दें तो बेसाल्टिक चट्टान का नाम आपने सुना होगा। बेसाल्टिक चट्टान, ठीक है, बेसाल्ट चट्टान का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो इसको बेसाल्टिक चट्टान के नाम से भी, मतलब बेसाल्टिक चट्टान इसका एक एग्जांपल, ठीक है। तो बाह्य आग्नेय चट्टान आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर। देखिए इतना हार्ड है नहीं, बस थोड़ा बहुत खाली समझना है कैसे है। पृथ्वी के अंदर है तो आंतरिक आग्नेय चट्टान, बाहर निकल गया तो बाह्य आग्नेय चट्टान, ठीक है। उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, काफ़ी है इतना। अब समझिए रासायनिक संरचना के आधार पर यदि हम इसको बताएं, ये तो उत्पत्ति के आधार पर था ना, रासायनिक संरचना के आधार पर अम्लीय और क्षारीय होता है। तो इसमें सिलिका का भूमिका अहम होता है, ठीक है। सिलिका चट्टान को, सिलिका यदि मैग्मा में मिल जाए, ठीक है, देखिए यहीं से बताते हैं सिलिका, ठीक है, सिलिका जो सिलिका, ठीक है। तो सिलिका जो है ये कंप्यूटर का जो चिप होता है उसमें बनाने में भी काम देता है, ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए सिलिका जो है ये जब मैग्मा में, मैग्मा आप समझ रहे हैं ना, सिलिका जब मैग्मा के अंदर मिल जाता है, ठीक है, सिलिका जब मैग्मा के अंदर मिलता है तो उसके मिलने के अनुपात को अम्लीय या क्षारीय कर सकते हैं। कैसे? यदि सिलिका ज़्यादा मिला हुआ है मैग्मा के अंदर और उस मैग्मा का निर्माण यदि बनता है, देखिए चट्टान के रूप में, जैसे यदि हम आपको ये बता दें, ठीक है, देखिए यदि सिलिका जो है, यदि सिलिका मैग्मा में, किसमें, मैग्मा में, यदि सिलिका मैग्मा के अंदर 80% से ऊपर बन जाता है, ठीक है, 80% से ऊपर जो है, 80% से ऊपर की तरफ सिलिका मैग्मा के अंदर 80% से ऊपर यदि मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, तब वो मैग्मा अम्लीय मैग्मा हो जाता है। मैग्मा का प्रकृति कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है, एसिड बेस हो जाता है, ठीक है, अम्लीय मैग्मा हो जाता है। क्लियर है? कब? जब सिलिका मैग्मा में 80% मिल जाता है तब जाकर के वो मैग्मा अम्लीय मैग्मा हो जाता है, और वो अम्लीय मैग्मा जब जमेगा, जब ठोस बनेगा, तो वो कैसा चट्टान बनेगा? अम्लीय चट्टान का निर्माण करेगा, ठीक है। ये मैग्मा जब ठोस बनता है तो अम्लीय चट्टान का निर्माण करेगा। क्लियर है? फिर से समझिए, सिलिका 80% सिलिका यदि मैग्मा मिल जाता है, 80% से ऊपर की तरफ भी जब मैग्मा में मिल जाएगा तब वो मैग्मा का प्रकृति अम्लीय हो जाता है, और वही अम्लीय मैग्मा जब जमता है, जब ठोस बनता है, तो वो अम्लीय चट्टान का निर्माण करता है। क्लियर है? इसी तरीके से हम ये भी कर सकते हैं, हालांकि देखिए यहाँ पर आप 80 जो लिखे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि 65% से 80% के बीच वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। 65 से 80% के बीच में भी यदि सिलिका का मात्रा है मैग्मा में तो वो अम्लीय मैग्मा होगा और उसका चट्टान अम्लीय चट्टान हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अब यदि सिलिका का मात्रा जो है, सिलिका का मात्रा मैग्मा के अंदर 80% और 65% न होकर के 40% से लेकर 60% तक, 40% से लेकर 60% तक यदि सिलिका मैग्मा में मिला हुआ है, 40 से 60 के बीच में, तब इसका जो प्रकृति होगा मैग्मा का वो क्षारीय मैग्मा होगा। कैसा मैग्मा होगा? क्षारीय मैग्मा होगा। क्लियर है? और जब ये क्षारीय मैग्मा का निर्माण कर रहा है तो जाहिर सी बात है जब ये मैग्मा ठोस अवस्था में बनेगा तब कैसा चट्टान बनेगा? क्षारीय चट्टान बनेगा, ठीक है, क्षारीय चट्टान का निर्माण करेगा। क्लियर है? तो क्षारीय चट्टान का निर्माण और अम्लीय चट्टान का निर्माण आपको क्लियर हो गया। ये रासायनिक संरचना के आधार पर है। क्यों? क्योंकि देखिए सिलिका का मात्रा मिल जा रहा है, सिलिका मैग्मा में
जिस अनुपात में मिलेगा उस अनुपात में उसका प्रकृति हो जाता है। यदि 80% सिलिका मिला हुआ है तो अम्लीय होगा, यदि 60 के आसपास 40 50 60 के आसपास मिला हुआ है तो वो क्षारीय होगा। क्लियर है? अब देखिए, अब इसमें भी कई सारे जो है इसका भी विशेषता हो सकता है अम्लीय और क्षारीय का। ठीक है, तो क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? तो देखिए, अम्लीय चट्टान जो है ये ज़्यादा कठोर होगा। ठीक है, क्योंकि ये एसिड बेस है और इसमें सिलिका का मात्रा ज़्यादा है, इसलिए ये कठोर ज़्यादा होगा। तो पहला विशेषता ये कठोर ज़्यादा होगा। यदि क्षारीय मैग्मा की बात, क्षारीय चट्टान की बात करें तो इसका पहला पॉइंट, तो ये कठोर नहीं होगा, ये मुलायम होगा, उसके जस्ट अपोजिट, क्योंकि इसमें सिलिका का मात्रा कम है। क्लियर बात है? अब देखिए, अब यदि हम बताएं कि अम्लीय का दूसरा, यदि हम विशेषता इसको बताएं अम्लीय चट्टान का, तो इसमें सिलिका का मात्रा है, इसलिए ये जो ज्वालामुखी का निर्माण होगा वो ऊंचा ज्वालामुखी होगा, बहुत ही ऊंचा ज्वालामुखी का निर्माण करेगा अम्लीय चट्टान। अम्लीय चट्टान क्या करता है? ऊंचा ज्वालामुखी का निर्माण करता है, ऊंचा ज्वालामुखी का निर्माण करता है अम्लीय चट्टान। और ये क्या करेगा? क्षारीय चट्टान, ये हल्का होता है ना, मुलायम होता है और थोड़ा सा जैसे इसका जो सिलिका का मात्रा है वो कम होता है, इसलिए ये पठार जैसा निर्माण करता है, पठार का निर्माण करता है। ठीक है, पठार कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पठार चट्टान, जो पठार के अंदर का जो चट्टान होता है ना वो क्षारीय चट्टान होता है। ठीक है, तो वो पठार का निर्माण करता है, क्षारीय चट्टान। क्लियर है? तो ये सारे अम्लीय और क्षारीय का जो है ये एक थोड़ा सा सिलिका के आधार पर रासायनिक संरचना के, सिलिका मिल रहा है तो रासायनिक संरचना हो रहा है, रासायनिक केमिकल वाला काम हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इस तरीके से ये बन रहा है। तो ये चीज़ें तो है। अब एक चीज़ आपको हम यहाँ पर ये बता देते हैं कि यदि सिलिका की मात्रा से समझते हैं थोड़ा सा, सिलिका की मात्रा के आधार पर समझते हैं। ठीक है, यदि सिलिका किसमें? मैग्मा में। ठीक है, मैग्मा के अंदर सिलिका की मात्रा मैग्मा में कितना % है, तो वो मैग्मा का प्रकृति कैसा होगा? ठीक है, मैग्मा का प्रकृति कैसा होगा इसको समझते हैं। ठीक है, और एक एक एग्जाम्पल इसको समझेंगे कि एक आग्नेय चट्टान का, एक आंतरिक आग्नेय चट्टान, और एक बाह्य आग्नेय चट्टान। देखिए, तो यहां पर 3 चीजें हम लोग जो है समझने का प्रयास करते हैं। यदि सिलिका की मात्रा मैग्मा में कितना है उसको समझते हैं। देखिए, यदि सिलिका की मात्रा, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, 3-4 पॉइंट इसको समझते हैं। यदि सिलिका की मात्रा मैग्मा के अंदर 80% से अधिक हो, किससे हो? 80% से अधिक हो, तब वो मैग्मा का जो प्रकृति होगा वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, तब वो मैग्मा का प्रकृति कैसा होगा? अम्लीय मैग्मा होगा। ठीक है, क्लियर है? यदि 80% से ज्यादा सिलिका का मात्रा मैग्मा में होगा तो मैग्मा का प्रकृति अम्लीय होगा। इसका एक एग्जांपल यदि हम बताएं तो एक ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट चट्टान इससे बनेगा। ठीक है, आंतरिक आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट बन जाएगा। और दूसरा, इसमें बाह्य आग्नेय चट्टान का यदि निर्माण होता है अम्लीय स्तर पर, अम्लीय मैग्मा यदि बाहर निकल जाता है लावा के रूप में, तब जो चट्टान बनेगा उसका बात करें तो इसमें एक रायोलाइट, एक एग्जांपल यहां भी बताते हैं, ये होता है रायोलाइट। ठीक है, तो एक एग्जांपल वहां हो गया बाह्य चट्टान के अंदर और एक आंतरिक आग्नेय चट्टान के अंदर। क्लियर है? ये थोड़ा सा हम इक्वेशन को समझते हैं। ठीक है, यदि 80% से ज्यादा है तो सिलिका का मात्रा, यदि मैग्मा में सिलिका का मात्रा 65% से लेकर के
65 छोड़िए, ये 55% से लेकर के, ठीक है, 80% के बीच में हो, ठीक है, 55% से लेकर के 80% के बीच में यदि सिलिका का मात्रा मैग्मा में हो, तब वो जो मैग्मा का प्रकृति होगा वो मध्यवर्ती होगा, ठीक है, मध्यवर्ती। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें अम्ल का भी गुण होगा और क्षार का भी गुण होगा। क्लियर है? तो ये मैग्मा अम्लीय भी होगा और क्षारीय भी होगा। तो इसका जो चट्टान बनेगा उसमें भी अम्ल और क्षार दोनों का मात्रा होगा। तो इसके चट्टान का यदि नाम बता दें आपको, तो एक होता है डोयाराइट, और एक और बता दें एंडेसाइट। एंडेसाइट, ठीक है। तो एक तो हो गया डोयाराइट और एक एंडेसाइट, ये आंतरिक आग्नेय चट्टान का ये एग्जाम्पल है, ये दोनों। क्लियर है? अब यदि और आगे हम आते हैं तीसरा पॉइंट पर, तो तीसरा पॉइंट पर आप समझ सकते हैं कि 80% तो ये हो गया। अब समझते हैं 40% से लेकर 55% के बीच में देखते हैं, ठीक है। यदि सिलिका का मात्रा 40% से 55% के बीच में हो मैग्मा के अंदर, तब वो मैग्मा का प्रकृति जो होगा वो क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय मैग्मा होगा, ठीक है। और इसका यदि एग्जाम्पल की बात करें तो एक होता है ग्रेबो, और एक और यदि हम बाह्य आग्नेय चट्टान की यदि बात करते हैं बाहर का जो, तो उसमें हम बता सकते हैं बेसाल्ट, ठीक है, बेसाल्ट चट्टान। क्लियर है? एक और यहां पर इक्वेशन बन सकता है कि 40% से भी कम हो तो क्या होगा भाई? 40% से नीचे हो यदि सिलिका का मात्रा मैग्मा के अंदर, तब वो कैसा प्रकृति होगा उसका? 40% से कम हो तो तब वो जो होगा वो बहुत ही ज्यादा अति क्षारीय होगा। अति क्षारीय मैग्मा होगा, बहुत ही ज्यादा क्षार हो जाएगा मैग्मा के अंदर। तो इसका यदि एग्जाम्पल एक देखा जाए, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल यदि देखें तो डोराटाइट, ठीक है। तो ये अंदर में आंतरिक आग्नेय चट्टान में डोराटाइट तो बन जाएगा अति क्षारीय में, डोराटाइट, लेकिन बाह्य आग्नेय चट्टान में कोई नहीं, इसका कोई भी रूप नहीं होता है, ठीक है, कोई रूप नहीं है। तो ये सारे इक्वेशन है। ये शायद आपको समझ में आया होगा सिलिका की मात्रा मैग्मा के अंदर किस अनुपात में है, तो उसका प्रकृति मैग्मा का कैसा हो जाएगा। तो प्रकृति जब मैग्मा का अम्लीय या क्षारीय होगा या मध्यवर्ती होगा, तो उसका चट्टान का भी हम लोग ये समझ सकते हैं कि कैसा चट्टान होगा। तो हम लोग बता सकते हैं ग्रेनाइट कैसा चट्टान है? अम्लीय चट्टान है, ठीक है। रायोलाइट कैसा चट्टान है? अम्लीय चट्टान है, क्योंकि अम्लीय मैग्मा के द्वारा बना है। अम्लीय मैग्मा ही ठंडा हुआ है तो ये बना ना। क्लियर है? और ग्रेनाइट को पातालीय आंतरिक आग्नेय चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि ये गहराई में होता है। और ये बाहर है तो इसको बाह्य आंतरिक आग्नेय चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि वो बाहर है, रायोलाइट। क्लियर है? ये सारा चीज शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि 80% से ज्यादा है तो अम्लीय मैग्मा होगा, इसका आंतरिक आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट और रायोलाइट हो गया। यदि 55 से 80% का है तो मध्यवर्ती डोयाराइट नहीं, डायोराइट। ओह क्या गड़बड़ है, डायोराइट, ठीक है, और एंडेसाइट। तो आंतरिक आग्नेय चट्टान के अंदर डायोराइट और एंडोसाइट हो गया, ठीक है। अब 40 से 55 के बीच में यदि सिलिका का मात्रा है तो क्षारीय मैग्मा होगा, ग्रेबो और बेसाल्ट चट्टान बनेगा। और यदि 40% से भी कम है सिलिका का मात्रा तो अति क्षारीय होगा, और उसमें डेराटाइट और कोई रूप, डेराटाइट नहीं, डेराटाइट यहाँ दो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पेरिडोटाइट होता है, पेरिडोटाइट, ठीक है। और
इसमें बाह्य आग्नेय चट्टान में कोई रूप नहीं होगा। ये सारा चीज़ क्लियर हो गया। तो हमने अभी तक ये सारा चीज़ समझ में आ गया कि आग्नेय चट्टान क्या होता है, इसका विशेषता क्या है आग्नेय चट्टान का, और उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक संरचना के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं। तो आंतरिक आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान। आंतरिक आग्नेय चट्टान को वर्गीकरण करते हैं तो पातालीय और मध्यवर्ती है। क्लियर है। बाह्य आग्नेय चट्टान हो गया। फिर रासायनिक संरचना के आधार पर अम्लीय और क्षारीय चट्टान होता है। क्लियर है। तो इसमें सिलिका का अहम भूमिका होता है, सिलिका की वजह से ये सारी चीज़ें होती है। क्लियर है। तो ये सारा आग्नेय चट्टान का पूरा डिटेल था, जो वर्टिकल रूप से हम लोग आग्नेय चट्टान के अंदर थोड़ा गहराई के स्तर पर जाने का प्रयास किए हैं। ठीक है। तो अगला क्लास में और भी आगे पढ़ेंगे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।